विविध भारती। विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ प्रियांशी चौकसी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर, और आपकी पूरी टीम को थैंक यू कि आज आपने मुझे इधर बुलाया। प्रियांशी, हम स्टार्टअप के बारे में बात करना चाहते हैं और आपने एक लंबा वक्त अमेरिका में बिताया है। वो क्या बात हुई कि इंडिया वापस आकर आपने अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा? तो मैं एक्चुअली अमेरिका 2 साल के लिए थी। मैं मेरे मास्टर्स के लिए गई थी और उसके बाद मैंने उधर 1 साल काम किया। और जब मैं एक्चुअली उधर काम कर रही थी, मुझे लगा कि उधर जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंडिया से थोड़ी ज़्यादा कम है। एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, पर मुझे लगा कि इंडिया अभी एक ग्रोथ फेज़ में है, जहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स के पास अलग अलग आइडियाज़ हैं। और उसी तरह मैं भी एक यंगस्टर हूँ और मेरे पास एक आइडिया थी जहाँ मुझे मेरी कम्युनिटी को वापस देना था। मैं एक सीए और लॉयर हूँ और मुझे मेरा स्टार्टअप जो है वो सीए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए और उनकी मदद करने के लिए ही है। तो मुझे लगा कि अगर यूएस में ये सब करूँगी तो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेगी एज अ नॉन यूएस सिटीज़न। और मुझे ये भी लगा कि इधर इंडिया में मेरा बेस ऑलरेडी है, मेरा नॉलेज इंडिया से ही आया है, तो अगर मुझे मेरी कम्युनिटी को वापस देना है तो मुझे एक्चुअली इंडिया ही वापस आना चाहिए। आप अमेरिका किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए गई थी और वहाँ आपका अनुभव किस तरह का रहा था? तो मैं एक्चुअली अमेरिका मेरे मास्टर्स ऑफ लॉ करने के लिए गई थी। मैं एक सीए हूँ, मैंने सीए और एलएलबी जो लॉ का बैचलर्स है वो इंडिया में किया था और फिर मैं मास्टर्स के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गई। आपको ये क्यों लगा कि ये इंडिया से बेहतर होगा यूएस जाके मास्टर्स करना? एक्चुअली अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यूएस में ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे लिए वही था कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी और मैं कॉलेज, मेरे पास वो कॉलेज एक्सपीरियंस था ही नहीं, क्योंकि आपको पता है सीए जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं तो ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही चला जाता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए और ज़्यादातर ग्लोबल एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे इंडिया से बाहर जाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूएस या यूके दोनों कंट्रीज़ में से एक कंट्री में जाऊंगी और यूएस में एडमिशन मिल गया न्यूयॉर्क, जो बहुत ही बॉम्बे जैसा ही है। तो मुझे लगा कि मैं उधर जाके कर लूँगी। पर अगर मैं इधर एक पॉइंट ऐड करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जो आपको ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली जब आपने इंडिया में 4 साल काम कर लिया है, उसके पहले इंडिया में ही पढ़ाई कर ली है, जब आप एक ग्लोबल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो वो पूरा पर्सपेक्टिव ही एकदम अलग हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि आपने इंडिया साइड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी देख लिया है। और अगर आपको प्रोफेशन में या फिर आपके बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जानें दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दूसरे देश के सिमिलर प्रोफेशंस क्या कर रहे हैं यही फील्ड में। और जब आप उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, आप बाहर जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उनकी एजुकेशन स्टाइल देखते हैं, तब आपको ऐसे ही लगता है कि हाँ ये ट्रूली ग्लोबल एक्सपीरियंस है। उनके पर्सपेक्टिव से मुझे ज़्यादा सीखने मिलेगा जो मैं वापस इंडिया लेके और दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ। अपने स्टार्टअप का ख्याल आपको अमेरिका में काम करते हुए कब आया था और वो क्या आइडिया था इनिशियली? तो इनिशियली मुझे अमेरिका में काम करना पसंद आ रहा था, पैसे अच्छे मिल रहे थे, लाइफ अच्छी थी, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी थी, वो सब इनिशियली हो रहा था। पर 6 महीने बाद मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ जो काम था वो बहुत ही रूटीन है। मतलब क्लाइंट्स को आप सर्विस कर रहे हैं, आप बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, यही हो रहा है। पर मुझे एक्चुअली ये रियलाइज़ हुआ
कि अगर मुझे एक नाम बनाना है कम्युनिटी में और मुझे मेरी कम्युनिटी को वापस देना है, वो मैं यूएसए में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उधर उतना बड़ा नेटवर्क है ही नहीं। और वो थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर पढ़े हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ भी आपने इंडिया में ही ज़्यादा किया है। इसलिए जॉब के 6 महीने बाद मुझे लगा कि अब टाइम है कि मैं वापस इंडिया चली जाऊँ और मेरी जो डिग्रीज़ है, अब तीनों डिग्रीज़ है, सीए, एलएलबी और एलएलएम, वो तीनों डिग्रीज़ लेके प्लस मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, यूएस का वर्क एक्सपीरियंस लेके मैं और भी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ इंडिया में जाके और स्टूडेंट्स को हेल्प करके। अच्छा, तो स्टार्टअप का आइडिया था कि इंडिया वापस आएं और स्टूडेंट्स की और लॉ प्रोफेशनल्स की हेल्प करें। करेक्ट। क्या स्ट्रक्चर सोच रखा था आपने कि ये किस तरह से होगा, इसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा और बाकी तमाम मुद्दे क्या थे? करेक्ट। तो बिकॉज मैंने सीए लॉ दोनों डिग्रीज़ करी हैं और इंडिया में ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल डिग्रीज़ की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली कॉमर्स फील्ड में, जो फील्ड में से मैं हूँ, वो प्रोफेशनल डिग्रीज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और आजकल ऐसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ प्रोफेशनल डिग्रीज़ बहुत हो रहा है। लोग सीए कर रहे हैं और लॉ कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं और सीएफए भी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ मैं ये सभी प्रोफेशनल डिग्रीज़ और सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करूँ, तो जैसे कि हर यूनिवर्सिटी होती है वैसे भी मैं एक सीए स्कूल बनाऊँगी, एक सीएफए स्कूल बनाऊँगी और एक लॉ स्कूल बनाऊँगी जहाँ मैं मेंटर्स को लेके आऊँगी और स्टूडेंट्स वो ये स्कूल में एनरोल करके वो मेंटर्स से कनेक्ट होंगे या फिर जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट होके गाइडेंस लेंगे, सीखेंगे या असिस्टेंस लेंगे। पर रही बात फंडिंग की, तो ऑफ कोर्स हर एक स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फंडिंग, क्योंकि रिसोर्सेज के बिना आप काम शुरू ही कैसे कर सकते हैं। तो फंडिंग में 3 टाइप के फंडिंग होते हैं। एक होता है बूटस्ट्रैप, जहाँ आप खुद के पैसे डालते हैं स्टार्टअप में। तो मेरा स्टार्टअप एक्चुअली बूटस्ट्रैप्ड है। मैं यूएसए में काम की और उसके पहले इंडिया में काम की थी, तो मेरे जो भी कुछ फंड्स हैं मैंने वो मेरे स्टार्टअप में डाल दिए हैं, तो उसे कहते हैं बूटस्ट्रैप। पर जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता है, मेरा भी प्लान ये है कि मैं पहले फ्रेंड्स और फैमिली राउंड में फ़ंडिंग लूँगी। बेसिकली फ्रेंड्स और फैमिली राउंड में शायद आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई भी रिलेटिव्स है, कोई भी फैमिली को आपके स्टार्टअप में पैसे डालने हैं तो वो डाल सकते हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड, जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बढ़ता है और एक फुल फ्लेज बिजनेस बन जाता है, वो होता है कि आप बाहर के इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में लेके आते हैं। पर उसमें एक ही प्रॉब्लम है, एज अ स्टार्टअप फाउंडर मैं जो बोलूँ, वो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आपका स्टार्टअप आपकी आइडिया है, आपका बेबी है, आपकी आइडेंटिटी है। और अगर कोई दूसरा आके बोले कि मैं तुम्हारे स्टार्टअप में पैसे डाल रहा हो या डाल रही हूँ, पर वो लोग मेजॉरिटी स्टेक ले लें स्टार्टअप में, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर्स ले लें आपके स्टार्टअप में, या फिर वो सारे डिसीजंस कंट्रोल करने लगे और आपका शेयर कम होते जाए, तो आपको कैसे लगेगा कि आपकी आइडिया पे कोई और काम कर रहा है और आपको किसी और के इंस्ट्रक्शंस या डिसीजंस के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। तो वो एक डिसीजन है जो हर एक स्टार्टअप फाउंडर को स्टार्टअप के 2 या 3 साल बाद हमेशा लेना पड़ता है कि मैं खुद के पैसे ही डालती रहूँ या फिर मैं बाहर के इन्वेस्टर्स को लेके आऊँ। अमेरिका में अच्छा खासा काम चल रहा था, हाँ फ्यूचर ब्राइट लग रहा था। हाँ, फिर अचानक ये दिमाग में आया कि अपना एक स्टार्टअप करते हैं, अपने मुल्क में वापस जाते हैं। करेक्ट। क्या कोई प्लान बी था कि अगर ये सारा मामला बॉम्ब हो गया, ये सारी चीज़ें नाकाम हो गई, तो मैं क्या करूँगी? तो मेरे पास एक्चुअली ऑनेस्टली प्लान भी है, क्योंकि मैंने सीए और लॉ किया है। मुझे पता था कि अगर मेरा स्टार्टअप नहीं चलेगा, जो स्टार्टअप एजुकेशन कंसल्टेंसी ओरिएंटेड है, अगर वो नहीं चलेगा तो मैं आके वो सीए और लॉयर का जॉब या फिर काम कर लूँगी और कंटिन्यू कर लूँगी वही प्रोफेशन में। पर मेरे पास एक दूसरी थियरी भी है स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। तो यही है कि स्टार्टअप्स में स्टार्टअप का मीनिंग ही क्या है? राइट। आपके पास एक आइडिया है, पर आपको हमेशा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। आप एक आइडिया के साथ कोशिश कीजिए, शायद वो नहीं चला तो दूसरी आइडिया चल गई, शायद वो दूसरी आइडिया नहीं चली तो तीसरी आइडिया भी चल सकती है। फिर स्टार्टअप में क्या होता है,
कि आप एक ही आइडिया से इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं और एक पूरा बिजनेस बना रहे हैं कि अगर एक चीज़ भी नहीं चली, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी का स्टार्टअप शुरू कर लूँगी, पर चलो अगर ये नहीं चला, पर उसके अलावा सपोज़ मेरा कोई एजुकेशन का सॉफ्टवेयर चल गया, वो ही स्टार्टअप बिल्ड करते करते मैंने एक एजुकेशन का सॉफ्टवेयर देख लिया, मुझे लगा कि अच्छा मैं अब एजुकेशन कंसल्टेंसी से एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक में चली जा सकती हूँ, या फिर मैं कोई और स्ट्रीम में चली जा सकती हूँ, तो इस तरह, या फिर मैं टीचिंग के प्रोफेशन में भी चली जा सकती हूँ क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप है, तो वो भी हो सकता है। पर अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टअप में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। और सॉरी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ ये टॉपिक के बारे में, पर ये बहुत ही पर्सनल है क्योंकि मैंने भी एक स्टार्टअप फाउंडर की तरह शुरू किया है। पर स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही फेमस कोट है जो सबको पता है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, वो ही रहता है। स्टार्टअप का भी फॉर्मूला यही है कि आप में सिर्फ वो पैशन होना चाहिए सीखने का, कि अगर मैंने एक आइडिया ट्राई की और वो नहीं चली, मैंने उससे सीखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसी से आइडिया लेके दूसरा आइडिया शुरू कर दिया। अगर आप खुद को वो पूरे स्टार्टअप स्पेस में देखते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे अब ये बताइए प्रियांशी कि स्टार्टअप के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा चाहिए? सपने ज़्यादा चाहिए, ज़िद ज़्यादा चाहिए या पैसे? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर आई थिंक मैं बोलूँगी तीनों। पर मैं जिद वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक्चुअली यूज़ करूँगी पैशन, जो करेक्ट मैं है। हमेशा यूज़ करती हूँ कि वो पैशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरे पास ये आइडिया है और चाहे कोई भी जो भी बोले मैं ये आइडिया ट्राई करके ही रहूँगी, और नहीं चला तो भी मैं वो फेलियर को अच्छे से लूँगी। दूसरी चीज़ है कि नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि बिज़नेस कैसे चलाते हैं, या फिर बिज़नेस को बिल्ड कैसे करते हैं, या फिर मार्केट को पढ़ते कैसे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका स्टार्टअप चल जाएगा इनिशियली स्टार्टिंग में, पर अगर आपको उसे बढ़ाना है, ग्लोबल बनाना है, तो वो नॉलेज तो बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ फंडिंग, तो सभी को पता है फंडिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। फंडिंग से ही आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है, आपकी टीम है, वो फंडिंग से आते हैं, और अल्टीमेटली आपको अगर बिज़नेस ग्रो करना है तो आपको फंडिंग की ज़रूरत तो रहेगी ही। बिल्कुल। प्रियांशी, बड़ी मेहनत से किसी मीडियम क्लास स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई पूरी की, सपोज़ वो देश में पूरी की या देश के बाहर जाके पूरी की। अगर देश के बाहर गया तो उसने फंड्स का इंतज़ाम किया, लोन लिए, उसके बाद काम शुरू किया, उसके बाद स्टार्टअप का आइडिया आया, अब लोन ऑलरेडी चुकाना है और अब स्टार्टअप बिल्ड करना है। तो स्टार्टअप बिल्ड करना कितना मुश्किल काम है और उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर एक लोन भी है। करेक्ट। और वो लोन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद देखा है कि वो लोन रीपे करने के लिए यूएस या यूके जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ 2-3 साल तो मिनिमम काम करते हैं ताकि वो इतना कमा सके कि लोन रीपे कर सके। पर अगर किसी स्टूडेंट ने लोन लिया है पर अल्टीमेटली डिसाइड किया है कि पढ़ाई के बाद मैं वापस इंडिया चला जाऊँगा या चली जाऊँगी स्टार्टअप बिल्ड करने, तो उसके स्टेप्स ये है कि पहले तो मैं स्टार्टअप के स्टेप्स बोलती हूँ, फिर मैं एक्चुअली गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में भी बोलती उसके हूँ बारे इंडिया में भी हम में। बिल्कुल डिटेल हाँ, में आगे चल के बात करेंगे। ठीक पहले है। तो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम पेपर पर कि हम स्टार्टअप शुरू करने का ख्वाब देखने के बाद पहला कदम क्या उठाते हैं। करेक्ट। तो पहला कदम ये होता है कि आपकी जो आइडिया है, जो भी आपने सोचा है कि आपका ये चीज़ में बिजनेस बनाना है, बैठ के उसका एक बिजनेस मॉडल बनाओ और एक रेवेन्यू मॉडल मतलब आप आगे जाके कैसे कैश बनाएंगे, कैसे पैसे कमाएंगे ये स्टार्टअप की आइडिया से, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि लोग आपके कस्टमर बन जाए, उसका पूरा एक मॉडल पेपर पे बनाइए। मॉडल बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है ऑफ कोर्स। मार्केट में स्टडी कीजिए कि किसी ने ये किया है, किसी ने ये नहीं किया है। अगर मैं ये आइडिया शुरू करती हूँ तो मैं कौन से मार्केट में जाऊँ, मैं Tier 1 सिटीज़ में जाऊँ, मैं Tier 2 सिटीज़ में जाऊँ। बेसिकली मेरा ऑडियंस क्या है, मेरा मार्केट क्या है, मैं कौन से मार्केट को टैप करना चाहती हूँ,
पहले वो डिसाइड कीजिए, पूरा लीगल रिसर्च कीजिए, ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके जो कंपेटिटर्स है, अगर कोई सेम चीज़ कर रहा है तो वो लोग क्या अलग कर रहे हैं या फिर आप क्या अलग करने वाले हैं आपके बिजनेस मॉडल में जो आपके लिए चल सकता है। तो ये आप पूरा रिसर्च कर दीजिए और बहुत ही ज़्यादा पढ़े इसके बारे में। और तीसरी चीज़ जो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कीजिए। मेंटरशिप बहुत ही ज़रूरी होती है। आपका बिजनेस मॉडल लेके जो आपने बनाया है और जो रेवेन्यू मॉडल बनाया है वो लेके आप दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर्स के पास जाइए, उनसे बात कीजिए कि मेरा ये आइडिया है कि आपको क्या लगता है, कि आपके क्या सजेशंस है, क्या रिकमेंडेशंस है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो लोग ज़्यादा अच्छे सजेशंस दे पाएंगे। और फिर ये सब रिसर्च और नॉलेज के साथ आप आपका फाइनल बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल बनाइए और फिर 1-2 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए एकदम एक ट्रायल पीरियड की तरह जो भी आइडिया है वो बिज़नेस को लॉन्च कीजिए। देखिए कि मार्केट में ये चल रहा है, नहीं चल रहा है। 1 महीने में टेस्ट कीजिए, बेसिकली ये टेस्टिंग फेज़ हम कह सकते हैं कि मैं क्या अलग कर सकती हूँ, कौन से नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, कौन से नए बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए एंड ऑफ कोर्स फिर जब आपका सब फाइनलाइज हो जाए तभी आपको आपका पूरा बिजनेस लॉन्च करना चाहिए। ओके, तो ऐसे तो structure। ये है वो तरीका जिसके ज़रिए आप अपना स्टार्टअप का सपना पूरा करने की तरफ बढ़ सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ ये हुआ कि एक प्लान बनाया, एक बिजनेस मॉड्यूल बनाया, रेवेन्यू मॉड्यूल बनाया कि भाई यहाँ से हमारे पैसे आ सकते हैं। करेक्ट। टेस्टिंग फेज भी हमने निकाल लिया, पता चल गया कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं के बीच में अगर है तब क्या होगा? पीछे हटना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए? आगे ही बढ़ना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि पीछे हटना चाहिए एंड ऑफ कोर्स ये डिसीजन में आपके पास जो रिसोर्सेज है और आपके पास जो फंड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, क्योंकि हम सभी को याद रखना चाहिए कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर है, आपने एक अपॉर्चुनिटी खोई है कि आप कहीं और काम कर सकते हैं, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है, पर मैं कहूँगी कि एक स्टार्टअप की जो लाइफ साइकिल होती है, जो बिज़नेस की लाइफ साइकिल होती है, उसमें आपको बहुत ही पेशेंट रहना पड़ता है कि आपका शुरुआत में शायद बिल्कुल ही ना चले, पर आप अगर 6 महीने के लिए ट्राई करेंगे, 1 महीने के लिए ट्राई करेंगे, कुछ केसेस में 2 साल के लिए भी ट्राई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये चल सकता है या फिर ये नहीं चल सकता है। तो मैं सिर्फ कहूँगी कि आप पेशेंट रहे, ट्राई करते रहे। अगर आपका आइडिया नहीं चल रहा है तो इम्प्रोवाइज़ कीजिए, कुछ चेंज कीजिए, पर गिव अप मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे प्रियांशी कुछ ऐसे आइडियाज सुनने हैं स्टार्टअप के जो आपने या आपके आसपास के आपके सर्कल के लोगों ने शुरू किए हैं और किसी हद तक वो चल पड़े हैं। करेक्ट। तो एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीएज हैं, पर उन्होंने एकदम उनका करियर चेंज कर लिया और साइंस के फील्ड में घुस गए। और बेसिकली उन्होंने कौन सा एक स्टार्टअप शुरू किया है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डेंटिस्ट रजिस्टर कर सकते हैं और जहाँ पे कस्टमर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। वो आपको एक डेंटिस्ट से कनेक्ट करेंगे और डेंटिस्ट को अप्रोप्रिएट कस्टमर से मैच कराएंगे। और ये सब आपको ये जो ऑर्थोडोंटल ट्रीटमेंट मतलब ब्रेसेस के लिए ये सब हो रहा है। और उनके पास एक एक्चुअली उन्होंने उनके ऐप में एक AI सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जो AI सॉफ्टवेयर आपके दांत को स्कैन करके ही देख लेंगे कि अच्छा आपके ब्रेसेस का साइज़ क्या होना चाहिए और क्या साइज़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बेसिकली CA का नॉलेज लिया, बिजनेस का नॉलेज लिया, हेल्थ केयर के बारे में सीखे, डेंटिस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में सीखे कि आजकल सभी लोग डेंटल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं और वो भी इनविजिबल, तो दूसरे लोगों को दिखेगा ही नहीं कि ये डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है। और फिर उन्होंने क्या किया है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बूम हो रहा है कि उन्होंने उनके स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो वो एक स्टार्टअप है जो चल रहा है। ऐसे दूसरे भी स्टार्टअप आइडियाज़ है जो अलग अलग लोगों ने शुरू किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ही खुद एक एजुकेशन कंसल्टेंसी का जो स्टार्टअप शुरू किया है, उधर ही हमने देखा, मैंने और मेरे को फाउंडर ने, कि इतने सारे स्टूडेंट्स को
हेल्प की मदद हेल्प चाहिए रहती है उनके स्टडीज़ के लिए, उनके प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए। पर इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है ही नहीं कि हम लोग लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज भेजेंगे कि मैंने देखा कि यू आर वर्किंग हियर, कि आपने ये डिग्री पढ़ी है, आप मुझे भी गाइड कर लीजिए। पर अगर कोई मुझे पहचानता है तो वो मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा असिस्टेंस लेने में, या फिर वो अगर मैंने उससे किसी और से कनेक्ट किया तो वो ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा। तो यही ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ है जो मैंने देखे हैं अभी के लिए। और आगे बढ़ते मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको वो आइडिया को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पहुंच चाहिए आपके स्टार्टअप के लिए, या फिर अगर आपको आपके बिज़नेस को ग्लोबल लेके जाना है फ्यूचर में, शायद 5 साल बाद या शायद 10 साल बाद, तो फिर टेक्नोलॉजी और एआई और जो भी बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी स्पेस में, वो इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही ज़रूरत है। अच्छा, अब हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आता है गवर्नमेंट सेक्टर, उसकी मदद या उससे मिलने वाले लोन या अदर रिसोर्सेज। तो मुझे इस बारे में बताइए कि सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवानों की किस तरह से मदद करती है। तो इंडिया में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और वो हमें पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। तो इन्हीं यंगस्टर्स और उनके आइडियाज़ और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है कोविड में, जहाँ पे अगर आपको फंडिंग चाहिए आप गवर्नमेंट से मदद मांग सकते हैं। आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज मतलब अगर आपको एक टीम चाहिए, आपको एक दूसरे फाउंडर से कनेक्ट होना है, या फिर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो आप गवर्नमेंट सरकार की मदद ले सकते हैं। ये सब में आपको सिर्फ ये स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के लिए रजिस्टर होना है। और लास्टली अल्टीमेटली तो मैं एक टैक्स लॉयर हूँ, तो मैं टैक्स इंसेंटिव्स के बारे में भी बात करूँगी कि अगर आपके स्टार्टअप ने कुछ भी कमाया या फिर कोई भी इनकम आपके स्टार्टअप को मिला, तो वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब आपको उस पर टैक्सेस भरने ही नहीं है। तो पूरे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये तो 3 चीज़ है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस की है फ्रॉम बिजनेस बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। पर एक एक्चुअली दूसरी चीज़ है जो आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, पर गवर्नमेंट ने एक जगह इंट्रोड्यूस की है कॉल्ड गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। और उधर अगर वो पूरी जगह इसलिए सेटअप हुई है कि आपको अगर इनोवेशन में प्रमोशन करना है या फिर आपकी बिजनेस आइडिया को ट्राई करना है, जैसे मैंने पहले बोला था कि मार्केट में अगर टेस्ट करना है, तो आप गिफ्ट सिटी में जाके ये पूरा टेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के असिस्टेंस से। तो आप आपकी आइडिया लेके गिफ्ट सिटी जाएंगे, उधर एक बिज़नेस सेटअप करेंगे, A to Z सरकार आपकी मदद करेगी बिज़नेस सेटअप करने में, आइडिएशन में, फंडिंग में, सब चीज़ों में। और आप आपका पूरा बिज़नेस टेस्ट कर सकते हैं पूरे मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करने से पहले। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल लगा है और मैंने खुद ही बहुत सारे क्लाइंट्स को भी गिफ्ट सिटी में बिज़नेस सेटअप करते अब देखा है। प्रियांशी, एक बात बताइए कि ये जो स्टार्टअप का मामला है, क्या ये बड़े शहरों के लोग ही कर सकते हैं या जो टियर 2 टियर 3 वाले छोटे शहर हैं जहाँ बिजनेसेस भी उस तरह से बड़े पैमाने पर नहीं हैं, क्या वो लोग भी स्टार्टअप का ख्वाब देख सकते हैं जो छोटे मोटे कॉलेजेस से पढ़े हैं, जिन्होंने छोटी मोटी डिग्रियां ली हैं पर उनके ख्वाब बड़े हैं? एक्चुअली अब आज पूरे ये ऑनलाइन स्पेस इतना बढ़ रहा है कि आप अगर बड़े शहर में हैं या छोटे शहर में फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आज आप आपके पूरे बिजनेस को ऑनलाइन ही इनिशिएट या फिर शुरुआत कर सकते हैं। और मेरा ये ओपिनियन है एक्चुअली कि जो टियर 1 सिटीज़ में है, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं, फंडिंग ज़्यादा रहती है, या नेटवर्किंग मतलब दूसरे लोगों को मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा रहती है, ये हम सभी को पता है। पर अगर आपको आपके स्टार्टअप को बढ़ाना है तो मेरा ये ओपिनियन है कि टियर 2 सिटीज़ बहुत ही अच्छी जगह है शुरुआत करने के लिए। और टियर 2 सिटीज़ के लोग खुद ही टियर 2 सिटीज़ में शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उधर उनके पास वो एक्सेस ही नहीं होगा जो टियर 1 सिटीज़ के लोगों के पास होगा। तो सपोज़ मैं टियर 2 सिटी में हूँ, मैं उधर के लोगों को जानती हूँ,
मुझे पता है कि उधर क्या कमियां हैं और मैं उसी कमियों को लेके एक स्टार्टअप का आइडिया शुरू कर सकती हूँ और वो उधर बढ़ सकता है क्योंकि Tier 2 सिटीज़ वालों के पास वो इमीडिएट एक्सेस रहेगा, उधर का उधर ही एक्सेस रहेगा और एट द सेम टाइम उनके लिए अफोर्डेबल भी रह सकता है। जी। तो अपना एक सपोर्ट सिस्टम होता है, अपना एक नेटवर्किंग या होती है छोटे शहरों में, जहाँ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। नेटवर्क सपोर्ट मतलब फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, फाइनेंशियल एवरीथिंग, सपोर्ट, एवरीथिंग। एवरीथिंग। एक्चुअली आपको कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ना है, प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना है, जॉब भी कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं, सपोर्ट का होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। बाय सपोर्ट आई मीन फाइनेंशियल सपोर्ट जिसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, पर उससे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट, क्योंकि एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको बहुत बार लगेगा कि मुझे गिव अप करना है या फिर मैं थक गई हूँ या फिर मेरे से नहीं होगा, और तभी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो आपको आके पुश देंगे कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, तुम इसके इसके साथ आगे बढ़ सकती हो, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, पेशेंट रहना है और तुम्हें सिर्फ वो पैशन रखना है। तो तभी सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट अगर मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता तो मैं यूएस से इंडिया आने का डिसीजन भी कभी नहीं ले पाती। मेरे पास इधर वो मॉरल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, इसलिए भी एक्चुअली मुझे लगा कि इंडिया में एक बिज़नेस शुरू करना या फिर यूएसए में अकेले शुरू करना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। अभी हमारी इस बातचीत को देश के कोने कोने में बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये चाहती हैं कि तमाम विपरीत हालात में, तमाम मुश्किलों के बीच वो अपनी एक पहचान कायम करें, अपना एक काम शुरू करें। बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें ऐसा करना है। उनसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप क्या कहना चाहती हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ें स्टार्टअप की दुनिया में इन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए? सभी मुश्किलों का सामना करते हुए मैं सिर्फ बोलूँगी कि 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपको कोई भी स्टार्टअप के लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। एक है कि आपको वो एंथुसियाज़म और ड्राइव रहना चाहिए कि नहीं, मैं ये करके रहूँगी, जो भी मुश्किल है वो सभी का सामना मैं करूँगी और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है यही मुश्किलों का सामना करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि सक्सेस मतलब 99% हार्ड वर्क, कि आपको हमेशा मेहनत करती रहनी है, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। और लास्ट चीज़ आपको यही याद रखनी है कि आप हमेशा सीखते रहेंगे, कि यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट ही रहना है। आप आपके टीम से सीखेंगे, आप दूसरे फाउंडर्स से सीखेंगे, आप आपके दोस्तों से सीखेंगे, फैमिली से सीखेंगे, और यही सब सीख के आप आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे। तो यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आप ऑफ कोर्स हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मुश्किलें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, पर आपको सिर्फ एक फोकस रखना है कि नहीं, मेरे पास ये आइडिया है जो मैं ट्राई करके रहूँगी और मुझे ये पछतावा नहीं चाहिए 3 साल बाद कि मेरे पास आइडिया था, मेरे पास सपोर्ट था, मेरे पास पैशन था, पर मैंने वो आइडिया ट्राई नहीं की। और लास्ट चीज़ मैं एक बोलूँगी कि बस कर लो, कि बहुत ज़्यादा सोचो मत कि मुझे ये करना चाहिए, जॉब छोड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक आइडिया जो आप अच्छी तरह और सिंपल तरीके से लोगों में पहुंचा सकते हैं तो वो चल सकती है। बैंक्स इसमें किस तरह की मदद करते हैं? इसमें एक्चुअली बैंक्स भी अगर आप बैंक्स को दिखाएंगे, मेनली स्टूडेंट्स बैंक्स के पास जाते हैं तो उनको लोन्स या फिर फंडिंग पे बहुत ज़्यादा कंसेशंस मिलते हैं। और अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है तो बैंक से ज़्यादा, अगर आप ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड है और कोई भी बैंक ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो वो आपका स्टार्टअप इंडिया जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके बैंक के पास जा सकते हैं और फिर बैंक वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके आपको जो भी फंडिंग है वो आपको कंसेशंस पे दे सकते हैं, या फिर यूजुअली अगर आपको फंडिंग चाहिए या फिर लोन लेना पड़ता है कोई भी बिज़नेस के लिए तो क्रेडिट स्कोर होना इम्पॉर्टेंट होता है। पर अगर आपके पास ये स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो ये क्रेडिट स्कोर थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको लोन मिलना या फिर फंडिंग मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। पर अल्टीमेटली मैं कहूँगी कि
बैंक से ज़्यादा ये स्कीम बेनिफिशियल है, क्योंकि ये स्कीम में सभी है, स्टार्टअप फाउंडर्स है, बैंक्स है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, सभी ये स्कीम के पार्ट है। बिल्कुल। अगर किसी के पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी फैमिली में भी बिजनेस की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो भी क्या कोई बंदा स्टार्टअप शुरू कर सकता है? इसका आंसर आई थिंक सभी को पता है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि 16-17 ईयर ओल्ड्स भी, जिसने कॉलेज भी ख़त्म नहीं की है, वो लोग भी स्टार्टअप आइडियाज़ कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्टार्टअप को इतना ग्रो कर लिया है। तो मेरे हिसाब से बिज़नेस का नॉलेज होना नेसेसरी नहीं है, डिग्रीज़ होना भी नेसेसरी नहीं है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नहीं जाते हैं, उसका भी होना ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बोल दिया 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वो तो हमने डिस्कस कर ली डिटेल में। पर दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपको जो फील्ड में स्टार्टअप शुरू करना है उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, कि आप वही फील्ड के बारे में पढ़ें और उसके मार्केट और दूसरी चीज़ें के बारे में पढ़ें और उसमें ही फोकस करते रहे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स आप किसी के पास भी पहले से बिज़नेस नॉलेज तो होता है ही नहीं। अगर आपकी फैमिली भी बिज़नेस में है, फिर भी आपके पास खुद वो नॉलेज नहीं होगा, तो आप जैसे जैसे स्टार्टअप में आगे जाएंगे वैसे वैसे खुद ही नॉलेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप सब खुद ही करते जाएंगे। प्रियंशी, विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने स्टार्टअप के बारे में इतनी डिटेल में बहुत सारी बातें बताई। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को इससे बहुत मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत ज़ोरदार इंस्पिरेशन भी मिलेगी। हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले हमें इस बारे में लिखें कि आपकी इस बातचीत के बारे में उनकी क्या राय है। आप यहाँ आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।